वेबिनार के सभी मुख्य प्रवक्ता वक्ता स्पीकर्स का इस वेबिनार में स्वागत है। और मैं इस वेबिनार के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। आज का ये वेबिनार बहुत ही महत्वपूर्ण वेबिनार है। इस वेबिनार में जो अपने अपने फील्ड के जो ज्ञाता वैज्ञानिक हैं, जो जो एक्सपर्ट्स हैं, वो भाग ले रहे हैं। और वो कृषि में स्वरोजगार सृजन, कृषि में कृषि के नवाचारों से स्वरोजगार सृजन सृजन इस विषय के अंतर्गत कई तरह के जो स्वरोजगार उपलब्ध हैं कृषि के अंदर, उनके बारे में बड़ी डिटेल से बताएंगे। और इस वेबिनार को सुन करके मेरी समझ में एक बहुत बड़ा ग्रुप, जिसमें किसान भाई भी आ गए, हमारे विद्यार्थीगण आ गए, हमारी पेस्टिसाइड कंपनी से जुड़े हुए आ गए, और स्वरोजगार से जुड़े हुए हमारे नवयुवक आ गए। ये सभी इससे लाभ उठाएंगे। और मेरा सबसे निवेदन है कि आप सब इससे जुड़ें और इस वेबिनार का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि इस वेबिनार में जो आपको जो स्वरोजगार, विभिन्न स्वरोजगारों के बारे में बताएंगे, वो बहुत ही अपने अपने फील्ड के बहुत ही अच्छे ज्ञाता हैं। और आपको बहुत अच्छा नॉलेज इस वेबिनार के मार्फत से मिलेगा। सभी को ये बात मालूम है कि कृषि संकाय की शिक्षा प्राप्त करने के बाद में सरकारी संस्थाओं व गैर सरकारी संस्थाओं में रोजगार के साथ साथ में स्वरोजगार के भी अनेक अवसर मौजूद हैं। जिन स्वरोजगार के अवसर मौजूद है, मेनली उनमें हमारा बीज उत्पादन बहुत मुख्य है, मशरूम उत्पादन बहुत मुख्य है, हमारा जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, कि हमारी फसल उगाएंगे तो कई तरह के किस किस तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए उगाएंगे, उसके ऊपर हमारा डेयरी सिस्टम, ये, और हमारे क्रॉप सुरक्षा के उपाय फायदेमंद हो, जिसमें ज़्यादा खर्चे से बच जाएं हम, और आवश्यकता के अनुसार फसल सुरक्षा के उपाय, इन विषयों पर ये मुख्य विषय हैं जिनसे हम स्वरोजगार से जुड़ सकते हैं और अच्छी आमद प्राप्त कर सकते हैं। आज के हमारे वक्ताओं में मेनली मैं उनसे आपको परिचय करवा दूं कि डॉक्टर अनूप कुमार जी, जो कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया के हेड हैं और वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, वो कई तरह के जो कृषि में उपलब्ध स्वरोजगार है, उनके बारे में आप लोगों को बताएंगे। आप बहुत अनुभवी वैज्ञानिक हैं और काफ़ी दिनों से हमारे केवीके के माध्यम से बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग जो हमारे नवयुवक हैं उनको दे रहे हैं। और इनसे प्राप्त ट्रेनिंग के आधार पर कई नवयुवकों ने अपने स्वरोजगार शुरू भी किए हैं। तो मैं चाहूँगा आप इनका स्वागत करें और इनको बहुत अच्छी तरह से सुनें। डॉक्टर सी एस शर्मा जी अपने फील्ड में क्रॉप प्रोडक्शन वाले फील्ड के एक्सपर्ट हैं, बहुत अनुभवी वैज्ञानिक हैं। और इनके द्वारा आप फसल उत्पादन में कौन कौन सी बातें ध्यान रखें जो आम किसान नहीं रख पाता है। फसल तो सभी उत्पादन करते हैं, लेकिन इनके बताई हुई बातों मुझे तो आपको बहुत फायदा हो। तो आप प्लीज के अनुभव का फायदा उठाएं। डॉक्टर साहब अपने फील्ड के बहुत अनुभवी वैज्ञानिक हैं। डॉक्टर कुमार जी, ठीक है। ये हमारे फसल सुरक्षा के बहुत लिंक भी अनुभवी है, एक लिंक वैज्ञानिक हैं। कृषि विज्ञान मैंने अभी केंद्र में इन्होंने कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम किए हैं और बहुत सारे लोग बाग, बहुत सारे किसान से लाभान्वित हुए हैं। आपको इनको सुनकर के फिर हैं आप डेयरी विज्ञान के एक्सपर्ट हैं। डेयरी, कृषि और डेयरी ये आपस में जुड़े हुए व्यवसाय हैं। आप इनसे डेयरी के बारे में ज्ञान लेकर के हर एक किसान के साथ में, कृषि के साथ में डेयरी पालन पे वो अपना तो सबसे पहले वक्ता हमारे डॉक्टर अनूप कुमार जी हैं, उनको आमंत्रित करूंगा और वो
डॉक्टर अरुण कुमार जी, डॉक्टर अरुण कुमार जी, सर नमस्कार। आप प्रेजेंटेशन चालू करें। हेलो। हाँ सर नमस्कार। हाँ जी नमस्ते सर, करो सर आवाज आ रही है? हाँ, सर नमस्कार आवाज सर, आ रही है? नमस्कार, करो। नमस्ते नमस्ते सर, सभी का स्वागत आ रही है, है? वेलकम। आज के इस यूनिवर्सिटी का जो प्रोग्राम एक मेगा इवेंट हो रहा है, उसके लिए मैं सभी को आयोजकों को बधाई देता हूं। और मैं सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट डॉक्टर मुकेश कुमार जी हैं, जो पशुपालन के वैज्ञानिक हैं, बड़े विद्वान साइंटिस्ट हैं। तो थोड़ा सा कार्य की अर्जेंसी की वजह से मेरा लेक्चर बाद में रखा जाएगा, पहले डॉक्टर मुकेश जी का लेक्चर रखा जाएगा। मैं डॉक्टर मुकेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने पशुपालन के बारे में, उसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, फ्यूचर प्लानिंग क्या है, उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट करें। डॉक्टर मुकेश। धन्यवाद डॉक्टर मुकेश जी। राम राम जी, राम 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 राम। मेरा लेक्चर है और की है। लेक्चर दे दीजिए जब देना होगा। कोई नहीं, तो करो, कर देंगे, मंथन कर देंगे। हाँ ठीक है। ये देखिए आप जो मेरे को बता रहे थे। हाँ जी सर, कनेक्ट हो गया। बैठ नहीं चल रहा, डिस्कनेक्ट हो रहा है। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही। तो मेरे को आवाज ही नहीं आ रही। डॉक्टर मुकेश जी आप शुरू कीजिए।
जी डॉक्टर साहब नमस्कार, आप सभी को, सभी किसान भाइयों को और सभी वैज्ञानिक गणों को क्षमा चाहता हूँ। सबसे पहले तो थोड़ा इंटरनेट की डिसकनेक्टिविटी की वजह से मतलब मैं प्रेजेंट शुरू नहीं कर पाया। स्क्रीन आ रही है? नमस्कार आप सभी को। स्क्रीन शेयर नहीं हुई क्या? नहीं हुई। स्क्रीन शेयर मेरे यहाँ से तो हो गई है। स्क्रीन शेयर हुई क्या सर? शर्मा जी नहीं हुई स्क्रीन शेयर। सर मैंने स्क्रीन शेयर कर दी है। हाँ आप हो आपको रही दिखाई दे है। रही है सर? सर आप सभी को नमस्कार और डेयरी सेक्टर प्रेजेंट सिनेरियो एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। तो आज का हमारा ये टॉपिक ही रहेगा। अब बात करते हैं कि भारत में पशुपालन क्या क्या है और कैसे कैसे किया जाता है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे यहाँ पर मुख्यतः गाय, भैंस, भेड़, बकरी और मुर्गी पालन ये सब किया जाता है। इसके अलावा भारत के कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जैसे लेह लद्दाख, वहाँ पर मुख्य जो पशुपालन है वो याक, बकरी और भेड़ पालन किया जाता है। भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वहाँ पर सूअर पालन, बकरी पालन, खरगोश और कुत्ता पालन भी किया जाता है। इसके अतिरिक्त भारत के दक्षिण क्षेत्रों में तमिलनाडु, उड़ीसा, केरल, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में मछली पालन एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। उसके साथ साथ मुर्गी पालन भी एक बहुत बड़ा व्यवसाय है। और तमिलनाडु, कर्नाटक में भी मुर्गी पालन का बहुत बड़ा व्यवसाय किया जाता है। अगर हम एक पूरी दुनिया के हिसाब से हम देखें तो भारतवर्ष में जो भैंस का मांस जो है उसका हम प्रथम स्थान पर हैं और ये जीडीपी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और पोल्ट्री प्रोडक्ट जो है सभी को मिलाकर हम देखें तो हम चौथे स्थान पर हैं। डेयरी प्रोडक्ट में हम दूसरे स्थान पर हैं। शीप एंड गोट मीट के अंदर तीसरे स्थान पर हैं और कैफीन उत्पादन में हम 5वें स्थान पर हैं। आगे हमारे क्षेत्र के हिसाब से हम चलें तो हमारे यहाँ पर गाय और भैंस का जो काम है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है। तो थोड़ी सी हमें जानकारियाँ होनी उसके बारे में ज़रूरी है। आपको जो दिखाई दे रही है तस्वीरों के अंदर, सबसे पहली तस्वीर जो है वो साहिवाल गाय की है और हमारे क्षेत्र के अंदर पाई जाने वाली ये साहिवाल बहुत अच्छी गाय की नस्ल है और इसका उद्गम स्थान जो है वो पाकिस्तान में है, साहिवाल क्षेत्र। और उसके बाद में लाल सिंधी जो सिंध प्रांत में जो है इसका उद्गम स्थान है। और हमारे यहाँ पर जो रावी क्षेत्र है और अबोर, फाजिलका और गंगानगर, हनुमानगढ़ के क्षेत्र में सिंधी जो है गाय पाई जाती है। अब बात करते हैं गिर नस्ल के बारे में। गिर नस्ल जो है हमारे गुजरात के गिर क्षेत्र में पाई जाती है। और कुछ लोगों का सवाल रहता है कि साहिवाल और लाल सिंधी में फ़र्क क्या है। तो थोड़ा सा देखने की जरूरत है यहाँ पर कि सबसे पहली बात तो गाय साहिवाल के अंदर जो है उसकी चमड़ी जो है सबसे ज़्यादा ढीली होती है, खासकर उसकी गल कंबल और शीत जिसको नाभि कहते हैं, नाभि के दोनों तरफ जो है वहाँ पर चमड़ी जो है काफ़ी ज़्यादा ढीली और लटकी हुई होती है। ये मतलब अगर दूसरी नस्लों को देखें तो उनको देखते हुए इसकी जो जवान गाय जो है वो भी दूसरों को देखते हुए ये बूढ़ी जैसी लगती है, क्योंकि झुर्रियाँ काफ़ी उसके चेहरे पे, इसकी शरीर पे आपको अलग तरह से जो है सलवटें इसकी चमड़ी की जो है वो दिखाई देती हैं, जिसके कारण से ये तापमान को बहुत अच्छी तरह रेगुलेट कर पाती है, यानी कि अधिक तापमान में भी बहुत अच्छी तरह जी पाती है। लाल सिंधी के अंदर जो सींग है वो बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ निकले होते हैं और नीचे से बेस जो है उनका चौड़ा होता है। और जबकि जो साहिवाल की जो सींग है वो लटके हुए जैसे होते हैं और ज़्यादा उनमें मतलब स्ट्रेंथ यानी कि ताकत नहीं होती है उनके सींगों के अंदर। साहिवाल जो है देसी गायों में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय है।
उसके बाद में बात करते हैं गिर के बारे में। गिर का जो सिर है ये इसकी पहचान है, सींग और इसका सिर आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा। राउंडेड शेप फोरहेड है जो इसका दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका जो माथा है वो कॉन्वेक्स शेप का, यानी कि उत्तल शेप का होता है, यानी कि बाहर की तरफ निकला होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। और आपको पता है कि ये गिर के जंगलों में रहती है, तो वहाँ के जो जंगली जानवर हैं उनसे भी भिड़ने की क्षमता रखती है, और इसका दूध उत्पादन भी अच्छा होता है। अब बाकी इसकी जो कुबड़ जिसको कहते हैं हम्प, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और देसी गायों के मुकाबले। उसके बारे में बात करते हैं, एक हरियाणा नस्ल जो हमारे पड़ोसी राज्य की हरियाणा की, उसका जो कुबड़ है वो अधिकांश ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, दिखने में साफ सुथरी और जो सफ़ेद रंग की जो सुंदर सी गाय जो है वो है हरियाणा नस्ल। और इस नस्ल की खास बात ये है कि ये अपने मालिक के लिए बड़ी वफादार होती है, और अपने दूध उत्पादन इसका ज़्यादा नहीं है। इसके नर को जो है खेत में काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मादा को घरों में पाला जाता है। इसका हमने पर्सनली भी कई बार ऑब्जर्व किया है कि इसके जो ब्यांत हैं 10-12 ब्यांत तक ये आराम से रहती है, कोई इसी तरह की दिक्कतें ये कम करती है। और उसके बाद में बात करते हैं थारपारकर की। थारपारकर एक अच्छी नस्ल है जो कि हमारे आज के टाइम जो है देखें तो जोधपुर के क्षेत्र में जो है ज़्यादा पाई जाती है। इसके अलावा कुछ और भी नस्लें हैं। थारपारकर की एक खास बात ये है कि ये लंबे समय तक दूध देने वाली गाय है, यानी कि एक बार ब्याने के बाद में एक लंबे समय तक दूध देती है, जबकि अन्य जो है हमने नोटिस किया है कि जैसे नए दूध होती है, नए दूध होने के बाद में इनका दूध उत्पादन जो है कम होने लगता है। कृष्णा वैली जो कि एक हमारे धार्मिक उससे विचारों से जुड़ी हुई गाय है, और ये कर्नाटका के क्षेत्रों में पाई जाती है। अंगोल और कांकरेज के बारे में आपको बताऊं कि इसके सबसे बड़े सींग होते हैं। भारतीय नस्लों में सबसे बड़े सींग इसी नस्ल के होते हैं, और इसके सिर के वजन इतने ज़्यादा हो जाता है कि इससे चलने में थोड़ी सी इसकी जो चाल जो है अन्य जानवरों से अलग होती है, और इसका जो जिसकी वजह से इसकी चाल जो है वो 1.25 कदम चलती है, इसलिए इसको सवाई चाल वाली गाय भी कहते हैं। दूध उत्पादन कुछ ज़्यादा नहीं है, पर इसके नर का जो है खेत में ज़्यादातर जो है इस्तेमाल किया जाता है। कुछ विदेशी नस्ल की गाय हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है हमारे पास है ये HF गाय है, और ये होस्टन फ्रीजियन जो है विदेशी नस्ल की गाय है, और इसका दूध उत्पादन जो है गायों में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन होता है। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ का जो तापमान है उसको सहने की क्षमता कम होती है, इस वजह से हमारे यहाँ पर इसकी जो है 50% प्योरिटी वाले एनिमल जो है वो ही कामयाब है। अच्छा, उसके बाद में हम बात करते हैं ब्राउन स्विस की। स्विट्जरलैंड की नस्ल है ब्राउन स्विस, इसके भी कई क्रॉस तैयार किए गए इंडिया के अंदर। देखिए, विदेशी जितनी भी नस्लें हैं उनके जो क्रॉस हैं वो ही इंडिया में कामयाब हैं, यानी कि 50 से 65% या 75% तक की जो इनकी प्योरिटी है वहाँ तक ही इनको आप पालें, अन्यथा आपको ये दिक्कतें करेंगी। दूसरे तीसरे ब्यांत के बाद में इनका जो है कमजोरी आ जाना, इनमें खड़े खड़े हिलने वाली समस्या, गर्मी ज़्यादा मारने वाली समस्या, ये ज़्यादा इनमें देखी जाती है। तो तीसरी जो तस्वीर है जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, ये हरदेनु नस्ल है जो HAU पहले थी और अब लुवास बन गई है, और लुवास ने इसका डेवलप किया है हरदेनु नस्ल। दिखने में ये काफ़ी हद तक जो है हम इसको HF जैसी ही कहते हैं, परंतु इसमें साहिवाल और हरियाणा नस्ल की मिक्सिंग की गई है, और इसके सीमन भी आपको यूनिवर्सिटी से आपको मिल सकता है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं, ज़्यादा महंगा भी नहीं है। और तीसरी जो है ये करन स्विस जो है, करन फ्राइज जो इन्होंने करनाल NDRI करनाल ने तैयार की थी, ये क्रॉस है, कुछ और ज़्यादा नहीं है, थारपारकर के साथ क्रॉस है।
इसके बाद में हम बात करें तो जर्सी 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 नाम से पता चल रहा है इसके देश का भी। और जर्सी एक छोटी आकार की नस्ल है, इसको ज़्यादातर आर्मी में ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया इंडिया में। और इसका दूध उत्पादन काफ़ी अच्छा है और इसका खर्चा कम पड़ता है। अगर विदेशी नस्लों को देखें तो उनके सभी कंपैरिजन में इसका खर्चा सबसे कम पड़ता है। उसके बाद में आयरशायर है, इसको इंडिया में लाया गया पर ये हमारे यहाँ पे सक्सेस नहीं हुई, इसलिए इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं आता है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की भैंस की नस्लों में, क्योंकि हम आगे भी बात करेंगे कि भारत की भैंस जो हैं वो दुनिया में सुप्रसिद्ध है और दुनिया की सब 55% यानी 55% भैंस जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं और उनमें सबसे अच्छी नस्लें भी भारत के अंदर मौजूद हैं। सबसे पहली नस्ल जो है ये मुर्रा भैंस है। मुर्रा भैंस, मुर्रा का शाब्दिक अर्थ है काला काला जानवर और पतले मुंह वाला जानवर। तो काली भैंस होती है, इसके शरीर पे जेट ब्लैक इसकी बॉडी होती है, पतला मुंह होता है, सींग जो है घुमावदार होते हैं। पहले इसका कंसेप्ट ये था कि बिल्कुल घुमावदार और पुराना 1 रुपये का सिक्का जो है वो फिट आता, पर आजकल सींग पे इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहा है, पर इसका दूध उत्पादन पे है। हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग जो एनिमल जो है वो भैंस के अंदर मुर्रा नस्ल है। उसके बाद में दूसरी हम देख रहे हैं ये है मेहसाना। मेहसाना कुछ नहीं और नहीं है, ये गुजरात की देसी नस्लों से क्रॉस करवाया गया मुर्रा का और वहाँ पे इसको पालन किया जाता है। दूध उत्पादन भी इसका अच्छा है। उसके बाद में जो अगली तस्वीर जो ये दिखाई दे रही है ये है सूरती नस्ल। सूरती नस्ल सूरत गुजरात की नस्ल है। इस भैंस के अंदर की खास बात ये है कि इसके सींग जो हैं तलवार की तरह होते हैं। तलवार की तरह मतलब तलवार जैसे एक सीधी चलती है और फिर ऊपर की तरफ मुड़ती है, उस तरह से इसके सींग रहते हैं। हल्का रंग होता है इसका और भूरा, कुछ लोग इसको भूरा रंग भी कह देते हैं, कुछ लोग कॉपर कलर भी कर देते हैं। दूध उत्पादन एवरेज है, कुछ ज़्यादा अधिक उत्पादन नहीं है। उसके बाद में चौथी जो भैंस है ये वाली, ये नीली रावी भैंस है। नीली रावी भैंस हमारे क्षेत्र के अंदर यानी कि नाम से पता चल रहा है नीली रावी, यानी कि रावी नदी के आसपास का इसका उद्गम स्थान है। और इसके पैरों पे, माथे पे, मजल पे सफ़ेद निशान पाए जाते हैं। पैरों पे होना कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर कुछ एनिमल के अंदर एक पैर पे नहीं होता है, किसी पे 3 पैर पे नहीं होता है। तो माथे पे सफ़ेद बाल होना इसमें अनिवार्य है और इसकी आँख जो है वो सफ़ेद रंग की होती है, जिसकी वजह से इसको वाल्ट आइज वाला एनिमल भी कहते हैं। ये जहाँ से सफ़ेद है वहाँ से बिल्कुल सफ़ेद होगी और जहाँ से काली है वहाँ पर बिल्कुल काली होती है। इसकी शरीर जो है वो लंबा होता है थोड़ा सा और मुर्रा से थोड़ा छोटा होता है। दूध उत्पादन में ये बहुत अच्छी है। और इसके अलावा ये जो नस्ल है ये जाफराबादी नस्ल है। जाफराबादी ये जो है गुजरात की एक नस्ल है। सींग जो है अंग्रेजी के जे आकार के होते हैं और सिर इसका काफ़ी हद तक बल्जिंग यानी कि बाहर निकला होता है। और जो है ये दूध उत्पादन इसका एवरेज है, कोई बहुत ज़्यादा इसका दूध उत्पादन नहीं। उसके बाद मुख्य नस्लों में एक ये आती है जिसको कहते हैं हमारे यहाँ बदावरी एक ऐसी नस्ल है जिसका दूध जो है उसमें हाईएस्ट फैट परसेंटेज पाई जाती है, यानी कि लगभग 12 से 13% तक भी इसके दूध में जो है फैट पाई गई है। एवरेज इसके दूध में जो है 8% के आसपास जो है मिनिमम जो है फैट मिलती है। ये आपको झांसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में मिल जाती है। अगली नस्ल नागपुरी। अब हम बात करते हैं कि इन जो पशुओं से हमें क्या कुछ मिल रहा है। अंडे मुर्गियों से मिलते हैं, दूध, तो इनसे एक मेजर प्रोटीन मिलती है जिसको कहते हैं एल्बुमिन प्रोटीन, और वो जो है इंडिया से निर्यात किया जाता है और दुनिया में भारत जो है इसका सबसे बड़ा निर्यातक के रूप में है।
बाकी इन चीज़ों के बारे में बात कर चुके हैं। और A2 मिल्क जिसके बारे में आजकल काफ़ी लोग बात करते हैं, A2 मिल्क यानी कि जो देसी गाय का या देसी भैंस का जो दूध है उसके अंदर A2 एलील जो जीन है उसकी वजह से जो है A2 मिल्क जो है बनता है। और ऐसे पशुओं के अंदर जो प्रोटीन है वो थोड़ी सरल होती है अन्य विदेशी नस्लों के जानवरों के दूध के कंपैरिजन करें तो ये A2 मिल्क हमारे सेहत के लिए जो है दूसरे दूध के मुकाबले ज़्यादा अच्छा है। अब बात करते हैं कि पशुपालन में सुधार के संभव क्या क्या तरीके किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो है उसके लिए संतुलित आहार। संतुलित आहार पशुओं को देना अति आवश्यक है। उसके साथ में प्रजनन क्षमता को सुधार रखता है, उसकी सुंदरता को बनाए रखता है, उसके दूध उत्पादन को बनाए रखता है। यानी कि संतुलित आहार जो है वो पशु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि चारा समय पे नहीं मिलता है, हरा चारा नहीं मिलता है, तो उसके लिए जब हमारे पास अतिरिक्त चारा होता है उसका साइलेज बना सकते हैं। साइलेज की टेक्निक आप किसी भी अपने आसपास के जो पशु चिकित्सक हैं उनसे आप पूछ सकते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र में आके आप पूछ सकते हैं। तो साइलेज को बनाना थोड़ा सा टेक्निकल है, आपको सही जानकारी प्राप्त करके ही आप साइलेज बनाए, नहीं तो आपका चारा सारा खराब हो सकता है। तो जो लोग जो हैं जमीन नहीं है जिनके पास खेती नहीं कर पा रहे हैं उनको जो है उनको ये है कि वो पशुपालन करें, छोटे स्तर पर करें, किसी तरह से भी करें, तो वो जो है अपने पशुपालन को बढ़ावा दे सकते हैं। उसके बाद में अच्छी क्वालिटी का सीमन जो है उपयोग करना चाहिए। AI ही पशुओं में करवाई जानी चाहिए। किसी तरह की नेचुरल मेटिंग करवाने से आपके पशु को नुकसान हो सकता है, जिससे प्रजनन संबंधित बीमारियां जैसे ब्रूसेलोसिस जैसी बीमारी जो है वो बहुत एक बड़ी समस्या है जो दिखाई नहीं देती है। उससे समस्याएं हमें दिखाई नहीं देती पर उसका एक लंबे समय के बाद में बहुत बड़ा नुकसान हमारे पास सामने आता है। तो उससे बचने का सबसे बड़ा अच्छा तरीका है AI। और AI का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको जो भी अगली संपत्ति प्राप्त होती है वो एक अच्छी क्वालिटी की जो नस्ल है वो प्राप्त होती है। तो उसके साथ में एक नई टेक्निक भी आई है सेक्स सीमन, यानी कि जिसमें सिर्फ फीमेल जो है वाई क्रोमोसोम जो है वही इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे नर पशुओं की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, आवारा पशुओं की संख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। और भारतीय नस्लों के जो दूध के आधार पर उनको दूध के आधार पर उनका चयन करके फिर उनसे जो है क्रॉस ब्रीडिंग करवाएंगे, तो उससे जो है अच्छी गुणवत्ता के जो पशु हैं, जो बच्चे हैं, वो हमें प्राप्त होंगे। संक्रामक बीमारियों के टीकाकरण और परजीवियों के लिए जो है दवाई, वो अगर आप नियमित पशुओं को देते हैं तो आपके पशु की ग्रोथ, दूध उत्पादन कभी भी प्रभावित नहीं होता। हालांकि पिछले कुछ सालों में इस चीज़ में बहुत सुधार आया है कि लोग अपने पशुओं में टीकाकरण जरूर करवाते हैं। नहीं तो पहले ये धारणा थी कि जी दूध घट जाएगा जी टीका लगवाने से, पर थोड़ा बहुत दूध जो है अगर आधा किलो 1-2 टाइम घटता है तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। पशु आपका बीमार हो जाएगा तो पूरी दूध का जो ब्यांत है वो ही खराब हो जाएगा। उसके लिए प्रॉपर आवास व्यवस्था, किसी भी तरह के वेदर से, तापमान से, गर्मी, बारिश, आंधी, तूफान आदि से बचाए रखने के लिए जो है एक सुविधाजनक जो है आवास बनाने की जरूरी होती है। तो ये जो है साफ सुथरी जगह आपको चयन करने के लिए सबसे पहले आपको जो है ऐसी जगह चयन करें जहाँ पर धूप और छाए दोनों का संतुलन हो, हवा का और बिजली, पानी और स्वच्छ पानी आदि की, और वहाँ पे अप्रोच की जो है सभी तरह की सुविधाएं वहाँ पे हो, तभी आप वहाँ पे पशुपालन करें। और आपको मैं एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि इसमें पशुपालन जो है कोई भी आप कर रहे हैं उसका शेड हमेशा हमारे क्षेत्र के लिए पूर्व पश्चिम दिशा में बनाया जाना चाहिए। अगर आप उत्तर दक्षिण दिशा में बनाते हैं तो आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें तापमान आप रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, ना सर्दियों में ना गर्मियों में।
तो ऐसी ऐसी समस्या से बचने के लिए पशुपालन जो है आपको जो है प्रॉपर हाउसिंग सिस्टम बनाकर ये आपको करना चाहिए। उसके बाद में पशुपालकों को मिलकर स्वयं सहायता सोसाइटी भी और ग्रुप वगैरह आप बनाकर जो है आप कर सकते हैं। उसके अलावा मिल्क सेंटर आप बना सकते हैं, 2 या 4 पशुपालक जो है मिलकर एक जगह पर एक आउटलेट का निर्माण कर सकते हैं और पशुपालन से अधिक मुनाफा ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू डॉक्टर मुकेश जी, धन्यवाद। वेलकम सर, वेलकम सर। डॉक्टर चंद्रशेखर जी से अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो थोड़ा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल के बारे में अपने विचार रखें। डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी। शर्मा जी आवाज आ रही है? चंद्रशेखर जी। डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा जी। मुकेश जी, शर्मा जी का म्यूट अनम्यूट कर रखा है क्या उन्होंने? हेलो, आवाज आ गई? ठीक है। शर्मा जी शुरू करो, आप शुरू करो। हाँ जी, सभी सम्मानित जनों का स्वागत है। यह आपका वाला शेयर हो रहा था, मेरा शेयर नहीं, आपका वाला शेयर नहीं हो रहा था मेरे यहाँ। एक मिनट, शेयर करें इसको, स्क्रीन। ठीक हो जाओगे फिर? कोई और तब्दीली करनी है तो अभी देख ले, करवा लेंगे आपसे तो। हैं? देख ले दोबारा स्क्रीन। सम्मिलित कृषि प्रणाली के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। किसान भाइयों, खेती का जो धंधा है, कृषि का जो धंधा है, वो लाभदायक नहीं रह गया है। आ नहीं रही क्या? वो शायद शेयर हो नहीं रही है, मुझे लगता है दूसरी जगह। डॉक्टर साहब, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? साइड शेयर हो रही है? नहीं हो रही है शर्मा जी, अपने कोई नहीं, अगर हो रही है तो ठीक है, नहीं तो वैसे ही चलने तो कोई बात नहीं। अच्छा, चलिए। आपकी आवाज बड़ी बुलंद है और बड़ी क्लियर आवाज है, कोई दिक्कत नहीं, सब सुन रहे हैं। चलिए सर, कोई बात नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भाई खेतीबाड़ी का धंधा लाभदायक नहीं रह गया है। कृषि उत्पादन के जितने भी आदान हैं वो लगभग महंगे होते चले जा रहे हैं, और इस अनुपात में हमारी जो कृषि उत्पादों का जो मूल्य है वो नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसी स्थिति में सुधार लाने के लिए समन्वित कृषि प्रणाली एक आवश्यक या बेहतर विकल्प कह सकते हैं हम इसको। जिन किसानों के पास खेती थोड़ी सीमित है, उन किसानों के लिए समन्वित कृषि प्रणाली ज़्यादा अच्छी है। खेतीबाड़ी में बहुत सारी समस्याएं हैं आज की तारीख में, जिसमें हम कुछ चर्चा करेंगे कि कृषि की जो विकास दर में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है, जो फैक्टर प्रोडक्टिविटी है वो भी डिक्लाइन हो रही है, और खाद्य उत्पादन में गिरावट निरंतर होती चली जा रही है, और जो भी हम उत्पाद पैदा कर रहे हैं उनमें कुछ पोषक तत्वों की विशेष तौर से कमी है। जैसे हम जिंक की बात करते हैं तो ये कुपोषण की समस्या को बढ़ा रहा है। दिनों दिन जिस तरह का हमारा जीवन चल रहा है, दिनों दिन जो नेट कल्टीवेटेड एरिया है उसमें भी कमी होती चली जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण हम देख रहे हैं, चारों तरफ दूषित हो रहा है, ज़मीन भी दूषित होती चली जा रही है। लगातार भूमिगत जल का दोहन से भी जो वाटर टेबल है वो भी नीचे गिरता चला जा रहा है। और अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो उस समय जो हमारा उत्पादन लागत है वो बढ़ती चली जा रही है। हम उर्वरकों का प्रयोग, कीटनाशकों का प्रयोग लगातार करते चले जा रहे हैं, और इस संदर्भ में ही फिर हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो घट जाता है। तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और जब इतनी सारी समस्याएं हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन यही बचता है कि हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग करें ताकि हमें इससे लाभ हो सके।
समन्वित कृषि प्रणाली या जिसको इंग्लिश में इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम कहते हैं, वो एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कम से कम 2 या इससे अधिक घटकों या फैक्टर को या उद्यमों को साथ लेकर के समायोजित किया जाता है। और इनका ये समायोजन इस प्रकार होता है कि एक दूसरे के समायोजन से दूसरे की लागत घटे और लागत बढ़े नहीं, और जो शुद्ध आय है वो हमें अच्छी प्राप्त हो। जो समन्वित कृषि प्रणाली के बहुत सारे कंपोनेंट हैं, इनको अवयव कह सकते हैं हम। कौन कौन सी चीज़ें हम कर सकते हैं? सबसे पहला तो है फसल उत्पादन, जो हम ये आम तौर से हम इसको करते रहते हैं। इसमें आपका सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम है, इंटर क्रॉपिंग हम कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम है। इसके माध्यम से हम बहुत तरह की जो खाद्यान्न है, सब्जी है, तिलहन है, दलहन है, चारा इत्यादि हम उगाते हैं। इस प्रणाली के अपनाने से प्रभावी रूप से पोषक तत्वों का जो रिसाइकलिंग है ना, ये बहुत अच्छा होता रहता है, जिससे क्या है कि सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है। इसके साथ हम जो दूसरे कंपोनेंट ले सकते हैं, उसमें आपका लाइव स्टॉक प्रोडक्शन है, यानी कि पशुधन उत्पादन है, पोल्ट्री है, डकरी है, हॉर्टिकल्चर है, एक्वाकल्चर है, एपीकल्चर है, कुछ एरिया में सेरीकल्चर भी किया जा सकता है, बटन मशरूम या मशरूम कल्टीवेशन हम इसको कह सकते हैं। इसके साथ साथ हम एग्रो फॉरेस्ट्री को भी इसमें शामिल कर सकते हैं, अगर कुछ गुंजाइश है, कुछ पौधे इस तरह के अगर उपलब्ध हैं। और इसके साथ हम एनर्जी सोर्स के रूप में बायोगैस प्लांट को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। और भी बहुत सारे जो भी स्थानीय उपलब्धताओं के संसाधनों के आधार पर बहुत सारे कंपोनेंट इसमें हम जोड़ सकते हैं। इस प्रणाली का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि हम जो भी हमारे साथ खेती की जो छोटी छोटी जोतें हैं, क्योंकि आजकल जैसे जैसे आबादी बढ़ती चली जा रही है, खेती जोत का साइज घटता चला जा रहा है, तो छोटी जोतों में कई सारे उद्यमों को हम अपना करके और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करें, और परिवार की ज़रूरतों के साथ साथ हम कुछ जो हमारी जो इनकम है सोर्स को हम उसको बढ़ा दें। उत्पादन की सारी ऐसी पद्धतियों को हम शामिल करते हैं। इसमें आपका एक दूसरे के बायो प्रोडक्ट एक दूसरे के फीडिंग के काम आते हैं या उसके पोषण के काम आ सकते हैं। फार्म के जो भी हमारे पास स्रोत हैं, संसाधन है, जिसमें हमारा भूमि है, हमारा श्रम है, उत्पाद जो भी बाई प्रोडक्ट हैं, वो सारा उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाना है और आय बढ़ाना है। इसका एक से सबसे बड़ा जो मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण की सुरक्षा और गुणवत्ता को भी हमें स्थायित्व प्रदान करना है। किसान देखिए, अगर एक ही तरह के उद्यम लगाता है, जैसे मान लो फसल लगाता है, तो विशेष समय पर बहुत ज़्यादा काम आ जाता है और दूसरे समय पर वो किसान खाली हो जाता है। अगर हम अलग अलग उद्यमों को इसमें शामिल करके चलेंगे तो फसल के टाइम में फसल में काम होगा, और उसके अलावा जो हमारे पास टाइम स्पेयर रहेगा उसमें हम पशुपालन और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। जिस समय हमारे पास थोड़ी काम की कमी होगी, हमारे पास दूसरे उद्यम होंगे जिससे हमें आय आमदनी प्राप्त होती रहेगी। तो ये विशेष तौर से जो हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम की बात करते हैं, इसमें सबसे पहला जो हम हमारी आजीविका सुरक्षा को लाभ के रूप में देखते हैं कि भाई हमारा जो लाइवलीहुड है वो सिक्योर हो गया। हमें हर समय अनाज, हर समय सब्जियां, फल इस तरह की हमें प्राप्त होती रहेंगी। पोषण सुरक्षा भी हमारी सुनिश्चित हो जाती है, क्योंकि हमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां, विभिन्न प्रकार के अनाज, विभिन्न दूध, घी, अंडा, जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं जिसको हमने उद्यम शामिल किया है, वो हमें उसके जो प्रोडक्ट हैं वो हम इस्तेमाल करते रहते हैं। आय में निश्चित रूप से वृद्धि होती है कि जब हमारा खर्चा घटेगा खेती में तो हमारी निश्चित रूप से आय बढ़ेगी, और भूमि और जो भी जल संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं वो भी उनका भी बैलेंस यूज हो सकेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें लाभ यहाँ से मिलते हैं। अब हम इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के मॉडल के रूप में अगर हम बात करते हैं तो समन्वित कृषि प्रणाली अनुसंधान परियोजना निदेशक मोदीपुरम मेरठ में है। इस पर काफ़ी समय पहले कुछ रिसर्च हुई थी। रिसर्च में उन्होंने कुछ मॉडल तैयार किए थे। उन मॉडल में थोड़ा स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है क्यों किसी, चलिए ठीक है। तो उन्होंने एक एकड़ का एरिया में एक इंटीग्रेटेड मॉडल उन्होंने तैयार किया था। हालांकि ये डाटा 2012 के हैं, लेकिन इसमें भी हम ये देख सकते हैं कि भाई बहुत सारे कंपोनेंट, ये एक एकड़ यानी कि 0.4 हेक्टेयर का एक उन्होंने मॉडल तैयार किया, और उसमें विभिन्न एस्पेक्ट्स रखे हैं, जिसमें आपका फसल उत्पादन है, पशुपालन और वर्मी कंपोस्ट है, और मधुमक्खी पालन है, और मशरूम पालन है।
तो इस तरह से उन्होंने यह व्यवस्था की है। इसमें हम देखते हैं कि भाई वैज्ञानिक विधि से अगर हम इस तरह करते हैं कि पशुओं के साथ फसल के साथ अगर एक गाय, मधुमक्खी पालन और मशरूम उत्पादन को अगर इसमें शामिल किया जाता है तो हमें लगभग प्रति वर्ष 2,73,480 रुपए की कुल आय प्राप्त होती है। यदि इसमें कुल लागत देखें तो 1,06,027 रुपये आती है, और इसको हम निकाल दें तो हमारा शुद्ध लाभ 1,67,813 रुपये बनता है। यदि हम महीने के हिसाब से भी इसको देखेंगे तो हर महीने 13,984 रुपये की प्राप्ति होती है। इसमेमें अलग अलग हम उद्यम वाइज भी अगर देखते हैं तो हम देखेंगे फसल से हमें 47,658 रुपये, पशुपालन से 54,155 रुपये और मधुमक्खी पालन से 26,000 रुपये और मशरूम से 40,000 रुपये की शुद्ध लाभ आय प्राप्त हो रही है। ये एक एकड़ का यानी कि 0.4 हेक्टेयर का एक मॉडल है जो 2000 ये जिसमें जो कॉस्ट है शामिल की गई हैं वो 2012 की हैं। एक हेक्टेयर का भी उन्होंने एक मॉडल तैयार किया और उस मॉडल में उन्होंने कई सारे कंपोनेंट, फसल उत्पादन, पशुपालन, वर्मी कंपोस्ट, बागवानी को भी शामिल किया गया, मधुमक्खी और मशरूम को रखा गया। इसमें अगर हम बात करते हैं इसकी तो फसल के साथ साथ एक भैंस और एक गाय, बागवानी में फल और सब्जियां शामिल की गई, मधुमक्खी पालन शामिल किया गया, मशरूम शामिल किया गया, तो हर साल 5,18,832 रुपये की कुल आय प्राप्त होती है। अगर हम इसको कुल लागत से घटा दें तो हमें 3,09,98 रुपये की शुद्ध आय प्राप्त होती है। अगर प्रति महीने के हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन करें तो 25,083 रुपये की हमें प्राप्ति होती है। अगर उद्यम वाइज या व्यवसाय वाइज अगर बात करते हैं तो फसल से 1,05,128 रुपये, पशुपालन से 1,08,310 रुपये, बागवानी से 21,560 रुपये, मधुमक्खी पालन से 26,000 रुपये तथा मशरूम से 40,000 रुपये शुद्ध आय की प्राप्ति होती है। एक अन्य मॉडल है जो 1.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में इन्होंने लगाया था। उसमें अगर बात करते हैं तो ये देखेंगे कि भाई फसलों के साथ साथ जो फसल के अंदर एरिया रखा है इन्होंने 1 हेक्टेयर, उसके साथ साथ 2 भैंस और 1 गाय को रखा गया है। बागवानी में 2.23 हेक्टेयर एरिया रखा गया। मछली पालन को इसमें भी शामिल किया गया, 0.15 हेक्टेयर एरिया मछली पालन को दिया है। मधुमक्खी पालन के लिए 0.01 हेक्टेयर और मशरूम के लिए इन्होंने 0.02 हेक्टेयर, यानी कुल मिलाकर के 1.5 हेक्टेयर का एरिया इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया है। इसमें अगर देखें तो हमें प्रति वर्ष 1,50,183 रुपये पशुपालन से और वर्मी कंपोस्ट से मिलता है, 1,62,465 रुपये बागवानी से 35,934 रुपये, मछली पालन से 14,707 रुपये, मधुमक्खी पालन से 26,000 रुपये और मशरूम से 40,000 रुपये प्राप्त हुए हैं। अगर हम कंपोनेंट की कुल आय देखें तो हमें प्रति वर्ष 7,34,648 रुपये की शुद्ध आय प्राप्त होती है। इनमें से अगर हम कुल लागत को घटा दें तो हमें 4,29,289 रुपये की आय प्राप्त होती है। अगर प्रति महीने के हिसाब से देखते हैं तो 35,774 रुपये की कुल आय हमें प्राप्त होती है। तो ये कुछ इस तरह के मॉडल्स हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम के जो आप अपना सकते हैं। अगर एरिया ज़्यादा है तो आप उसमें उतने ही कंपोनेंट ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं और चाहें तो आप अपना एरिया वाइज उसको बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद सर। शर्मा जी कंप्लीट हो गया क्या? जी सर। तो अब मैं चाहूँगा अभी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम मॉडल के बारे में अगर कोई जो हमारे श्रोता हैं, स्टूडेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, जितने भी साथी हैं, वो अगर उनका कोई क्वेश्चन हो, चाहे वो एनिमल साइंस से संबंधित हो या इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से संबंधित हो, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर मीना साहब, चलिए कोई नहीं है तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत, काफी अच्छी जानकारी आपने दी, शॉर्ट एंड स्वीट। वेलकम सर। तो अब मैं अगला कार्यक्रम शुरू करते हुए डॉक्टर उमेश जी जुड़े हुए हैं ना अपने साथ? जी उमेश जी डॉक्टर उमेश अभी कुमार जी हैं, जुड़े हुए हैं सर।
जुड़े हुए हैं ना, तो मैं डॉक्टर उमेश कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मशरूम के बारे में 10-1 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए मशरूम की महत्ता और उसकी इम्पोर्टेंस, इस एरिया के अंदर क्या स्कोप है इसके बारे में बताएंगे डॉक्टर उमेश कुमार जी। किधर है उमेश जी? जिससे कि ये स्टूडेंट्स, किसान और साथी वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीजें हैं। अब मैं मेरे विषय पर आना चाहता हूं कि मशरूम उत्पादन। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मशरूम एक बहुत ही अच्छा पौष्टिक भोजन कह सकते हैं मनुष्य के लिए, क्योंकि मशरूम उभरता हुआ एक नया एंटरप्रेन्योर है जो कि बहुत ही यूथ के लिए भी फायदे का सौदा है। उद्योग के रूप में इसको स्थापित किया जा सकता है, खेती के रूप में इसको स्थापित किया जा सकता है, आय अर्जन के लिए भी इसको काम में लिया जा सकता है। मशरूम के क्षेत्र में इंडिया में वैसे देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया स्कोप है। आज के दिन हमारे देश में कृषि से लगभग 600 मिलियन टन जो कृषि अपशिष्ट है, जिसको हम आग लगाते हैं या कचरे के रूप में इस्तेमाल करते हैं या वो वेस्टेज जाता है। अगर हम इस 600 मिलियन टन के लगभग जो कचरा अब कृषि अपशिष्ट बचते हैं, जैसे आपके गेहूं का भूसा है, चने का भूसा है, सरसों की पलू है, ये गुआर है, नरमा के बंसटियां हैं, इन सभी को हम अगर मशरूम उत्पादन में काम में लें तो सबसे अच्छा एक पौष्टिक आहार मिलेगा। साथ में हमारा जो कृषि अपशिष्ट वेस्ट जा रहा है उसका उपयोग किया जा सकता है, और विशेष तौर से जो युवा लोग हैं उनके लिए एक अच्छा रोजगार का साधन मिल सकता है खेती में। मशरूम की खेती एक तरह से इंडोर फार्मिंग है। इंडोर फार्मिंग हम उसे कहेंगे जो कि एक छत के नीचे अंधेरे में खेती की जाती है। एक कम क्षेत्रफल में इसकी खेती की जा सकती है, और आज के दिन देखा जाए तो इंडिया में इसके सबसे बढ़िया स्कोप है। मशरूम के अंदर हमारे यहाँ लगभग सैकड़ों प्रजातियां हैं, लेकिन इसमें से हम 3-4 प्रकार के मशरूम यहाँ उगा सकते हैं। अगर मूल्य के हिसाब से देखा जाए तो मशरूम का मूल्य भी आज के दिन 50 रुपए से लेके 1-1.5 लाख रुपए किलो तक का रेट है। लेकिन हमें जो यहाँ 3-4 प्रजातियां हैं जिनको हम आसानी से लगा सकते हैं, मौसम की अनुकूलता के अनुसार सीजन के हिसाब से भी लगा सकते हैं, और दूसरी इनको कंट्रोल्ड कंडीशन में भी उगाया जा सकता है। वो प्रजातियां मैं बताना चाहूंगा। सबसे अच्छी, आसान और कम लागत में उगाई जाने वाली मशरूम की प्रजाति में है ढींगरी मशरूम, जिसे प्लूरोटस मशरूम भी कहा जाता है, ओस्टर मशरूम भी कहा जाता है, और इसको उगाने में सबसे अच्छी आसान विधि है। दूसरी आती है दूधिया मशरूम, मिल्की मशरूम, जो कि यहाँ काफी मात्रा में उगाई जा सकती है गर्मी के सीजन में। इसके लिए हम बात करते हैं अगर टेम्परेचर की, तो लगभग आप 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसको आसानी से उगाया जा सकता है। इसके अलावा तीसरी प्रजाति है हमारे यहाँ पर, जो कि हम इसको बटन मशरूम के रूप में, और ये काफी लोग इसको उगाते हैं। इंडिया में काफी अच्छा प्रोडक्शन भी है बटन मशरूम के अंदर। हम विशेष तौर से यहाँ सितंबर से लेके फरवरी मार्च के महीने तक उगा सकते हैं। इसके अलावा जो चौथी प्रजाति है गाइनोड्रमा मशरूम, इसके अलावा सिटाके मशरूम, कीड़ा जड़ी मशरूम, जो कि लगभग 1 लाख रुपए किलो की रेट है। लेकिन इसको उगाने के लिए मैं जो यूथ है विशेष तौर से उनसे निवेदन करूंगा कि इसको सीधा न उगा के पहले हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस वाइज, अगर ढींगरी मशरूम उगा लिया, इस तरह से सभी की जानकारियां होगी तो ही इसको उगाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए हमें एक बायोटेक्नोलॉजी की लैब की भी जरूरत पड़ती है। ये केवल छप्पर या जैसे कंट्रोल्ड कंडीशन के अलावा इसमें जैसे ऑटोक्लेव है, लेमिनार फ्लो है, बीओडी है, इस तरह के इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी काफी है। तो सबसे पहले हमें उगाने के लिए, सीखने के हिसाब से देखा जाए तो ढींगरी मशरूम को उगाना चाहिए। और ढींगरी मशरूम के उगाने के लिए हमारे पास जैसे गेहूं का भूसा है,
सरसों की पड़ू है, ग्वार का नीरा है, चने का नीरा है, मूंग का नीरा है, नरमे की बंसटियां हैं, इसमें आसानी से उगाया जा सकता है। इसके उगाने के लिए हमें टेम्परेचर लगभग 24 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में चाहिए और इसको हम साल में 2 या 3 फसलें ले सकते हैं, जैसे फरवरी मार्च के महीने में और उसके बाद में जुलाई अगस्त के महीने में भी इसको उगाया जा सकता है। इसको उगाने के लिए लगभग हमें एक छप्पर का निर्माण करना पड़ता है और उस छप्पर में तूड़ी या जैसे भूसा वगैरह लेते हैं, उसको 24 घंटे भिगो के पानी में अच्छी तरह से और उसके बाद में बीज मिक्स करके, इसके बीज को, मशरूम के बीज को स्पान कहा जाता है और इसको हम घर पर तैयार नहीं कर सकते, इसके लिए भी हमारे को लेबोरेटरी की जरूरत होती है। तो ये इसको तूड़ी को भिगो के 24 घंटे उसको स्टरलाइज करके फॉर्मलिन और बायोस्टिन दवा डाल के और उसके बाद में उसमें से जो एक्सेस पानी है, ज्यादा मात्रा में पानी है, उसको बाहर निकाल के और बीज मिक्स करके 10 किलो सूखी तूड़ी के हिसाब से 1 किलो बीज मिलाया जाता है इसमें। और इसका बीज हमें आसपास में जैसे हिसार है, लुधियाना है, सोलन है, यहाँ या जयपुर है, दुर्गापुरा है, इस जगह से ही उपलब्ध होता है। दूसरी मशरूम की बात की, जैसे दूधिया मशरूम, जिसे मिल्की मशरूम भी कहते हैं, कैलोसॉयबी या इंडिका मशरूम भी कहते हैं। ये मशरूम उगाने में आसान है लेकिन ढींगरी मशरूम से थोड़ा टफ है। इसके लिए हमें विशेष तौर से सबसे पहले तूड़ी को भिगो के उसमें बीज मिक्स करके और उसके बाद में उसको बेड पर या जैसे पॉलीथीन की थैलियों में लगा के और अंधेरे कमरे में छप्पर का निर्माण करके, और उसके लिए हमें कमरे या छप्पर का जो टेम्परेचर है वो 28 से 35 डिग्री के बीच में रखते हैं। जब इसमें सफेद जाला बन जाता है तो उस पर हम केसिन आवरण चढ़ाते हैं और केसिन आवरण मिट्टी, बालू मिट्टी और चूने का एक सॉल्यूशन होता है, जिसको हम लगभग 1 इंच की परत उस थैली के ऊपर, थैली को ऊपर से खोल के और उसके ऊपर चढ़ाते हैं। तो लगभग ये 30 से 35 दिन बाद में निकलना चालू होती है। और जब इसमें क्या होता है कि वैसे बटन के आकार की होती है लेकिन स्टेम की साइज बड़ी होती है और मार्केट में इसको वैसे देखा जाए तो अचार वगैरह में, सब्जी में इसमें काम में लिया जाता है, जबकि ढींगरी मशरूम को सब्जी है, पकोड़े हैं, अब बड़ी है, पापड़ है या उसका पाउडर आटे वगैरह में मिक्स करके काम में लिया जाता है। ये जैसे आपका डायबिटीज पेशेंट के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए बॉडी में, इसके लिए काम में ली जाती है। तीसरी मशरूम है बटन मशरूम। तो बटन मशरूम को उगाने के लिए हमें विशेष तौर से अच्छा प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इसको अगर उगाना है तो 4 स्टेप में बांटते हैं इसकी खेती को। सबसे पहला कंपोस्ट तैयार करना, दूसरा उसके बाद में बीज मिलाना जिसे स्पनिंग कहते हैं, तीसरा केसिंग करना और चौथा कल्टीवेशन। तो बीज मिलाने के सबसे पहला कंपोस्ट तैयार करने के लिए इसको बिना भीगी हुई तूड़ी को हम साफ करके और फर्श पर डाल लेते हैं और 48 घंटे तक उसमें पानी डालते रहते हैं। अब कंपोस्ट बनाने की भी 2 विधियां हैं, एक शॉर्ट ड्यूरेशन मेथड जिसमें लगभग 14 दिन का समय लगता है और एक लॉन्ग ड्यूरेशन विधि। तो मैं किसान भाइयों को और युवाओं को ये कहना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं तो हमें लॉन्ग मेथड से कंपोस्ट तैयार करना चाहिए, क्योंकि इसमें लागत कम आती है और इस लागत कम के साथ में हमें अनुभव ज्यादा होता है। तो इसमें सबसे पहले 48 घंटे तूड़ी को भिगोना है, फिर उसके बाद में चोकर है, आपका यूरिया है, पोटास है, डीएपी है, ये मिला के सुपर है, मिला के बार बार पलटाई करके और उसको एक ढेर बना देते हैं। ढेर का आकार होता है 5 फुट की हाइट, 5 से 6 फुट की हाइट और चौड़ाई 5 फुट की रखते हैं। तो इस तरह से ढेर बना के उसको अच्छी तरह से दबा के रखते हैं और पानी मिलाया हुआ होता है, तो ये अंदर ही अंदर टेम्परेचर हीट होके और उस जो गेहूं की तूड़ी है या जो भी मटेरियल हमने काम में लिया है वो अच्छी तरह से गल जाए। इसके बाद में इसके 6 दिन बाद में, 10 दिन बाद में, 13 दिन बाद में, 16 दिन बाद में, इस तरह से 8 पलटाइयां करनी पड़ती हैं। जब कंपोस्ट हमारी तैयार हो जाती है इसमें लगभग 28 से 30 दिन का समय लगता है। उसके बाद में उसको खोल के ढेर को और उसको ठंडा करके उसमें बीज मिलाया जाता है। इसमें जो बीज की मात्रा है वो 1 क्विंटल कंपोस्ट तैयार कंपोस्ट में लगभग 500 से 700 ग्राम बीज
प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलाया जाता है। अब इसको जैसे स्पनिंग कर रहे हैं, स्पनिंग करने के साथ साथ हमें छप्पर का भी निर्माण करना है या जैसे घर का भी निर्माण करना है इसके लिए, तो उसमें हमें जो भी हमारे पास बांस है, बंसटियां हैं, कड़ब है, इनसे एक छप्पर का निर्माण करते हैं और इस छप्पर में हम अंदर की साइड में पॉलीथीन और बाहर की साइड में जूट की बोरियां लगाते हैं, जिससे जो पानी वगैरह है वो आपका तैयार होता रहे। तो इस प्रकार से टेम्परेचर मेंटेन करना है और ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है। इसके लिए विशेष तौर से हमें टेम्परेचर के हिसाब से देखा जाए तो जब हम स्पनिंग कर रहे हैं उस समय हमारा टेम्परेचर 22 से 25 डिग्री के बीच में, और जब स्पनिंग होने के बाद में केसिंग कर दिया उसके बाद में हमें उसका टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन करना है, नीचे लाना है, और इसमें हमें लगभग आपका 25 से 18 डिग्री से 14 डिग्री के बीच में लाना है, लेकिन ये नहीं कि धीरे धीरे एक एक डिग्री का डिफरेंस करके और उसको नीचे लाना है। इसके लिए हम टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए ह्यूमिडिटी की मात्रा इसमें 85% से 90% के बीच में रखते हैं, और इसके लिए हमें एक टेम्परेचर मीटर और ह्यूमिडिटी मीटर की भी आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से इसको हम अच्छी तरह से तैयार करके, और जब केसिंग कर दिया, स्पनिंग कर दिया, स्पनिंग के बाद में उसमें जाड़ा चल जाता है लगभग 15 दिन, और जब जाड़ा चल गया उस समय के बाद में हमें केसिंग करना होता है। केसिंग के लिए विशेष तौर से एक आवरण होता है जो इस मशरूम के बेड का टेम्परेचर कंट्रोल करता है, और इसमें 14 से 18 डिग्री के बीच में रखा जाता है इस टेम्परेचर को, जिससे बाद में एक पिन हेड टाइप निकलते हैं। और केसिंग मटेरियल में हम क्या काम में लेते हैं, या तो जैसे मान लो पुरानी कंपोस्ट है पिछली साल की बची हुई उसका, या बाग की मिट्टी, या 1.5 साल पुरानी आपकी गोबर की खाद सड़ी हुई कच्ची न हो। इसके अलावा चावल के छिलके का 1:1 में या मिला के और एक अच्छा पदार्थ तैयार किया जाता है, जिसके अंदर हम बायोस्टिन और फॉर्मलिन से उसको उपचारित करते हैं। तो इस तरह से उपचारित करके उसको लगभग 7-8 दिन तक पड़ा रहने देते हैं। उसके बाद में जैसे ही हमारा सफेद जाला बन गया, उसके ऊपर अखबार या जो लगाया था, कागज लगाया था प्लास्टिक का, उसको हटा के और उसको हाथ की सहायता से लेवल करके धीरे धीरे हल्के हाथ से, और उसके ऊपर लगभग 1 से 1.5 इंच की ये केसिन की परत चढ़ाते हैं, और उसमें बाद में इरिगेशन करते हैं हल्के फुहारे से, ढोलकी की सहायता से या स्प्रे पंप की सहायता से, जिससे कि वो जो नमी है वो उसमें बरकरार रह सके। नमी इस समय हमें रखनी है लगभग 85 से 90%, और टेम्परेचर इसका धीरे धीरे डाउन करके, और हम 5-6 दिन बाद में लगभग 14 से 18 डिग्री के बीच में ले आते हैं, जिससे ये जाला उस माइसलियम है जिसे बोलते हैं, ये उस केसिन के अंदर से निकल के, और पिन हेड जो आलपिन की हेड होती है उस तरह के सफेद सफेद दाने से उस केसिन पर हमें दिखाई देंगे। तो उसके बाद में हम केवल पानी और टेम्परेचर का ध्यान रखते हैं, वो सिंचाई करके, और उसमें कमरे को बंद रखते हैं, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़े, और उससे के बाद में हम इसको जब लगभग केसिंग किए हुए हमारे 15 से 20 दिन हो जाते हैं, तो इसमें से वो पिन हेड निकलेंगे, और 5-7 दिन बाद में इसकी तुड़ाई के लायक जो बटन के आकार के हैं, लगभग 2.5 से 3 सेंटीमीटर व्यास के बटन बनना चालू हो जाएगा, मशरूम बनना चालू हो जाएगा। इसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा के तोड़ लेंगे, और तोड़ के साफ पानी से धो के, लेकिन आजकल बिना धोए भी बाजार में बेचा जाता है। तो इसके लिए नीचे से जो जड़ वाला भाग है उसको चाकू की सहायता से काट के, और डिब्बियों में 200 ग्राम की पैकिंग करके इसको काम में लिया जा सकता है। तो इस तरह से हमें बटन मशरूम तैयार की जा सकती है। इसके लिए विशेष तौर से यहाँ 2 तरह की बटन मशरूम की खेती की जाती है। एक सीजनल में क्या होता है, जब मौसम बाहर का वातावरण का अनुकूल होता है उसी समय खेती की जाती है, और इसमें कंपोस्ट बनाना है। दूसरा है कंट्रोल्ड कंडीशन में पूरा फार्म आपका एसी होगा,
और उस एसी से मेंटेन करके हम पूरी साल में लगभग 6 फसलें ले सकते हैं। इसमें जो सीजनल है उसमें केवल एक फसल ही ली जा सकती है, लेकिन आप एक फसल में भी उत्पादन अच्छा ले सकते हैं। अगर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कंट्रोल्ड कंडीशन का फार्म भी लगा सकते हैं, लेकिन आप पहले सीजनल मशरूम लगाएंगे, उसके बाद में आपका अनुभव होने के बाद में ही ये कार्य करें, मेरी यही राय है। अब जैसे इस मशरूम को हम अचार में, सब्जी में इसका पाउडर वगैरह भी बना के काम में लिया जा सकता है। तो इस तरह की ये तीनों मशरूम की खेती हम यहाँ आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ज्यादा स्केल में करना है तो जैसे कीड़ा जड़ी है या आपका सिटाके मशरूम है, गाइनोड्रमा मशरूम है, ये भी उगा सकते हैं। मशरूम का वैसे उपयोगिता की बात करें तो मशरूम आज के दिन बहुत सारे रोगों में, शुगर है, कैंसर है, डायबिटीज है, आपका हार्ट है, आपका एड्स जैसे रोगों को भी कंट्रोल करने के लिए काम में लिया जाता है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से डायबिटीज के, कब्ज के पेशेंट के लिए भी सबसे बढ़िया काम में ली जाती है। तो ये मशरूम की खेती के बारे में मैं आपसे चर्चा की है। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो किसान भाइयों से, युवा साथियों से निवेदन है कि वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। क्या डॉक्टर साहब, हो गया क्या? हाँ बस। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। काफी अच्छी आपने मशरूम के बारे में, तीनों प्रजातियों के बारे में अच्छी विस्तार से बताया। तो मैं अब फिर हमारे जो श्रोतागण हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मशरूम के बारे में उनको कुछ पूछना हो तो अभी डॉक्टर उमेश जी हैं ऑनलाइन, आप उनसे किसी भी तरह की मशरूम से संबंधित कोई क्वेरीज अगर आपकी है तो आप पूछ सकते हैं। मीना जी, डीन साहब, कोई क्वेरीज नहीं है सर? सर, डॉक्टर उमेश जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारे युवा इसको सुन रहे हैं वो इनका फायदा उठाएंगे। हाँ, थोड़ा थोड़ा इनसे सर जो है ना, इनसे कहें थोड़ा क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह करें ताकि उनको, क्योंकि एक श्रोता बन के रहने से मजा नहीं आएगा, नॉलेज नहीं बढ़ेगा, उन्हें क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करनी है ना। चलिए अब थोड़ा मैं बताऊंगा और मैं चाहूंगा कि भाई जितने भी हमारे श्रोता जो जुड़े हुए हैं वो क्वेश्चन करेंगे, पूछेंगे, और हमारे जो वैज्ञानिक हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम उसका जवाब देंगे, बताएंगे, उनको सेटिस्फाई करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो सर्वप्रथम तो आज का जो ये वेबिनार हो रहा है इसके जो आयोजक हैं डॉक्टर अनु कुमार साहब। यस सर। डॉक्टर अनु कुमार साहब, सर ये सर बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। ओके, कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जी, तो उनको थोड़ा सा देख लें। जिन जिन हमारे वक्तागण का से रिलेटेड है उनके आंसर अभी साथ के साथ में देते जाएं। यस सर, बिल्कुल ठीक बोला आपने। हैं तो थोड़े हमारे वक्तागण जो हैं, हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं, वो अपने अपने फील्ड से लिंक जो क्वेश्चन है उसको देख करके और वो थोड़ा डाउट जो है क्लियर कर दें। मशरूम के प्रोडक्शन से ठीक है सर। ये इनके कमेंट्स बॉक्स के अंदर काफी आए हैं। सुखप्रीत वर्मा हैं, कोई ये लिखते हैं कि मशरूम प्रोडक्शन जो है के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए धन्यवाद सर आपका। और ममता मीना जी भी कह रहे हैं सर मशरूम से क्वेश्चन नहीं है, मतलब चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स के अंदर जो भी आपको कोई आपकी क्वेरी है वो आप इसमें डाल दें। अब सर मैं थोड़ा 10 मिनट का टाइम लूंगा और मैं थोड़ा सा
एग्रीकल्चर में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और कृषि विज्ञान केंद्र का क्या रोल है उसके बारे में 10 मिनट के थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इससे पहले जो आज के इस वेबिनार के जो आयोजक हैं एसकेडी यूनिवर्सिटी के जो चेयरपर्सन हैं दिनेश जी जुनेजा, फैकल्टी डीन जो हैं आर ए मीणा जी और इनकी पूरी टीम एग्रीकल्चर फैकल्टी की, इसके अलावा जो एसकेडी ट्रस्ट हैं उसके अध्यक्ष जी बाबूलाल जी जुनेजा जी और इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर महोदय डॉक्टर दास साहब और सभी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए सम्मानित जो हैं प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सभी कर्मचारी साथी, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमें हनुमानगढ़ जिले के किसानों के लिए ये एसकेडी यूनिवर्सिटी ने जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया है, निश्चित रूप से हमारे जिले के किसानों को इससे लाभ होगा, फायदा होगा और यहाँ जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हमारे जो विद्यार्थी हैं वो भी इसका फायदा उठाएंगे। तो सर, कृषि विज्ञान केंद्र जो है वो ICAR की एक एक्सटेंशन विंग है। शर्मा जी कहने गया ICAR की एक एक्सटेंशन विंग है कृषि विज्ञान केंद्र। ICAR जो है वो भारत देश की एग्रीकल्चर की एक सर्वोच्च संस्था है और इस संस्था ये पूरे भारतवर्ष में अपना मैनेजमेंट करती है, संचालन करती है। लगभग 65 ICAR की यूनिट्स हैं जो पूरे भारत देश के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर अपना काम कर रही हैं और इसी तरह से मोर और लेस इतनी और इससे ज़्यादा स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं पूरे देश के अंदर जो ICAR से संबंधित हैं, संचालित होती हैं। इसके अलावा 4 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी हैं जो पूरे देश में सेंटर की जो एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो कोर्सेज हैं उनका सफल संचालन करती हैं। इसी तरह से ICAR के अंडर में कृषि विज्ञान केंद्र भी काम करते हैं। तो कृषि विज्ञान केंद्र में अगर बात करूं तो पूरे भारतवर्ष के अंदर 722 कृषि विज्ञान केंद्र आज की तारीख में काम कर रहे हैं। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों का एक पेट मैंडेट है, उसके अनुसार वो काम करता है। उनका एक पेट स्टाफिंग पैटर्न है, उस पैटर्न पे वो लोग काम करते हैं। अभी जो है किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र के लिए ये जरूरी है कि उसके पास 20 हेक्टेयर लैंड होना और उसमें जो है 16 स्टाफ स्वीकृत हैं ICAR द्वारा। इन 16 स्टाफ में एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट विभागाध्यक्ष, दूसरा 6 साइंटिस्ट और 3 असिस्टेंट साइंटिस्ट और इसके अलावा जो है मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है। हर कृषि विज्ञान केंद्र के पास एक व्हीकल होता है, एक ट्रैक्टर होता है, उन दोनों के ड्राइवर भी होते हैं और 20 हेक्टेयर जमीन होना जरूरी है। तो इस कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया के पास भी हमारे पास ग्रामोत्थान विद्यापीठ द्वारा दी गई 20 हेक्टेयर भूमि है। स्वामी केशवानंद जी महाराज के आशीर्वाद से जो है इस कृषि विज्ञान केंद्र में हम लोग जो 20 हेक्टेयर लैंड है उसके अंदर काम कर रहे हैं, रिसर्च का काम करते हैं, सीड प्रोडक्शन का काम करते हैं। हमारे पास लगभग 20 लाइव डेमोस्ट्रेशन यूनिट्स भी हैं और वो लाइव डेमोस्ट्रेशन यूनिट्स करके सीखो के सिद्धांत पर काम करती हैं। यानी जो भी हम कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम या फार्मर्स का विजिट होता है तो उस विजिट के दौरान उन किसानों को, उन युवाओं को या जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए व्यवसायी हैं उनको वहाँ ले जा करके उनको ट्रेनिंग के दौरान उनको सिखाया जाता है, ताकि ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार आदमी अपने हाथ से काम कर लेता है तो सुनने की बजाय हाथ से काम करने वाले की जो है वो मतलब एक प्रकार से उसको याद रखना ज़्यादा आसान रहता है। तो इसी पैटर्न पे कृषि विज्ञान केंद्र काम करता है। इस सेंटर पे एक ऑर्चार्ड है 2.5 हेक्टेयर का किन्नों पे जो 100% ड्रिप बेस्ड है, ये हमारी एक यूनिट है। इसी तरह से अभी रिसेंटली हमने 1 हेक्टेयर के अंदर रिज बेड जो है प्लांटेशन किया है किन्नों का,
जो एक जमीन के लेवल से लगभग 2-2.5 फीट ऊपर उठा करके एक रिज बना करके उसके ऊपर, और उसके ऊपर हमने एक मल्च दी है, तो उससे वाटर मैनेजमेंट, वीडीसाइड, वीड पे कंट्रोल करना, ये कई चीजें हैं। तो ये हनुमानगढ़ जिले के लिए नया प्रोजेक्ट जो है वो है, और ये RWSLIP के द्वारा जो है दिया गया है हमें। एक किसान के खेत में भी हमने ये मॉडल लगाया है। तो मैं समझता हूं कि इससे आने वाले समय के अंदर हमारे किसान भाइयों को इससे एक नया एनर्जी मिलेगी, और एक अच्छे रूप में वाटर सेविंग के साथ साथ हम अच्छी ऑर्चार्ड का कल्टीवेशन करेंगे। इसी तरह से यहाँ एक हाईटेक नर्सरी है कृषि विज्ञान केंद्र में, जिसमें डिफरेंट तरह के प्लांट्स हम लोग रखते हैं, जैसे किन्नू है, माल्टा है, नींबू है, डेजी है, आपके अमरूद है, अनार है, अलग तरह के कई तरह के प्लांट्स हैं। इसके साथ साथ सीजनल सब्जियों की पौध भी हम तैयार करते हैं, ताकि हमारे किसान भाइयों को, क्योंकि सब्जी की पौध तैयार करना सबसे टफ टास्क होता है, काफ़ी कॉस्टली सीड होता है, फिर जर्मिनेशन में बड़ी प्रॉब्लम रहती है, फिर ये पक्षी बर्ड्स वगैरह जो है हम डालते हैं तो वो उसके सीड को उठा लेते हैं। तो ऐसे में हमने सोचा कि क्यों न हम किसान भाइयों को जो है बीज से पौध तैयार करके और वो उनको उपलब्ध करवाएं। तो एक हमने उसकी भी यूनिट लगा रखी है। इसके अलावा यहाँ वर्मी कंपोस्ट यूनिट है, जिसमें एसिनिया फिटिडा जो प्रजाति है केंचुए की, उसको हम कल्चर करते हैं, और किसान भाइयों को हम केंचुआ उपलब्ध भी करवाते हैं, ताकि वो अपने लेवल पे जा करके उसको मल्टीप्लाई करें और खेत के अंदर जो है वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग करें, चाहे वो सब्जी है या दूसरी फसलें हैं, उनके अंदर वो डाल करके, ताकि सोयल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को बढ़ाया जा सके। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ मधुमक्खी पालन की यूनिट है, जिसमें लगभग 8 से 10 बॉक्स हैं हमारे पास। तो वो भी ट्रेनिंग के दौरान हम जो हमारे यूथ या किसान भाई जो आते हैं, उनको लर्निंग बाय डूइंग बेसिस पे उनको वो उसके बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है। इसके साथ साथ अभी डॉक्टर उमेश कुमार जी ने आपको मशरूम के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी थी, और मशरूम के बारे में उन्होंने ये भी कहा था कि ये लैंडलेस फार्मिंग है, इसके लिए ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोई यूथ, कोई किसान जो लैंडलेस है, वो अगर चाहे तो वो मशरूम की खेती कर सकता है, उसको ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके बारे में भी उन्होंने बड़ा विस्तार से बताया। तो हमारे पास भी एक सीजनल डेमोस्ट्रेशन यूनिट्स हैं मशरूम की, तो उसमें भी हम लोग जो है बटन का और ढींगरी का कल्चर करते हैं, प्रोडक्शन लेते हैं, अच्छा प्रोडक्शन लेते हैं। और इसके अलावा फिर एक गोट यूनिट है, जिसमें हम सिरोही नस्ल की बकरियां जो हैं वो रखते हैं, पालते हैं, और किसानों को उनकी खूबियों के बारे में बताते हैं। और दूसरी हमारे जो यहाँ कौन कौन सी नस्लें हो सकती हैं गोट की, उसके बारे में भी बताया जाता है। इसके अलावा पोल्ट्री यूनिट है हमारे पास। उस पोल्ट्री यूनिट के अंदर जो है एक नई मध्य प्रदेश झाबुआ की प्रजाति है कड़कनाथ, जो बिल्कुल डार्क ब्लैक कलर की होती है, और उसका मीट भी ब्लैक कलर का ही होता है, काफ़ी न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी होती है। तो उसका भी हम यहाँ प्रोडक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और किसान भाइयों को उपलब्ध करवाते हैं। इसके अलावा दूसरी कई प्रजातियां हैं, रोड आइलैंड रेड है, और जो भी हैं मतलब लोकल ब्रीड भी हैं, उनको भी हम यहाँ कल्चर करके और हमारे किसान भाइयों को उपलब्ध करवाते हैं, ताकि किसान भाई जो है उसको अपना एक व्यवसाय बना सके और अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। इसी तरह से हमारे यहाँ एक मछली पालन की यूनिट है, जो मैं समझता हूँ इस जोन की सबसे बड़ी यूनिट है ये मछली पालन की। और उसमें हम कतला, रोहू, मृगल, कई तरह की जो मछली प्रजातियां हैं उनका कल्चर करते हैं, और किसान भाइयों को ट्रेनिंग के दौरान उसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी देते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के 20 से 22 लाइव डेमोस्ट्रेशन यूनिट्स इस कृषि विज्ञान केंद्र के पास उपलब्ध हैं। जो भी हमारे श्रोता, चाहे वो किसान भाई हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक बार कृषि विज्ञान केंद्र का विजिट जरूर करें। जब आप आएंगे तो निश्चित रूप से आपको इस कृषि विज्ञान केंद्र की एक्टिविटीज़ के बारे में, यहाँ की कार्यशैली के बारे में आपको पता लगेगा। भले ही आप कोई ट्रेनिंग के अंदर जो है आप अपना नाम दर्ज करवा करके भी आ सकते हैं। तो हमने यहाँ एक सिस्टम कर रखा है। हमारा ऑफिस का नंबर एक बार आप लोग नोट कर लें,
पेन कापी आपके पास है तो उसके बाद मैं बताऊंगा। हमारे ऑफिस का नंबर है 01499 252 702। तो इस नंबर पे हनुमानगढ़ जिले का कोई भी किसान, यूथ, महिला बहन, कोई भी अगर वो खेतीबाड़ी, पशुपालन, डेयरी फार्मिंग या मछली पालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, तमाम तरह की एक्टिविटीज के बारे में अगर कोई प्रशिक्षण लेना चाहे, जानकारी लेना चाहें, तो आप इस नंबर पे फोन करके और आप अपना नाम पता दर्ज करवा सकते हैं। और जिस दिन हमारे पास उस विषय से संबंधित 40 पार्टिसिपेंट्स हो जाते हैं, उस दिन हम उसकी एक डेट डिक्लेयर कर देते हैं, भी फलाने दिन 4 डेज की हम ऑन कैंपस ट्रेनिंग रखेंगे और उस 4 डेज के अंदर हम आपको बिल्कुल बारीकियों के साथ उसकी अच्छी जानकारी देते हैं। और लास्ट दिन आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट के बेस पे आपको सरकार से अनुदान और सब्सिडी मिलती है। तो इस तरह का हमारा पैटर्न है, सिस्टम है। हमारे यहाँ एक होम साइंटिस्ट भी है मैडम, तो वो महिलाओं के लिए एक्सक्लूसिवली काम करती हैं। महिलाओं उनके बारे में बताना, बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है उनके बारे में बताना, साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान कैसे रखना है। इसके अलावा फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन जो एक बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मैंडेट है और आज के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी हो गया है ये, तो उसके बारे में बताया जाता है। तो जितनी भी हमारी बच्चियां यहाँ सुन रही हैं, बेटियां या बहनें सुन रही हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि आप जो है अगर प्रिजर्वेशन का काम करना चाहें या सिलाई, कढ़ाई, एम्ब्रॉयडरी, क्रोशिया, ब्यूटी पार्लर, तमाम तरह की एक्टिविटीज जो है कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा ट्रेनिंग के दौरान बताई जाती हैं। तो आप लोग उसके बारे में अपना नाम दर्ज करवा करके, और ये ट्रेनिंग क्योंकि ये 15 दिन से लेकर 1 महीने तक की होती है, तो इसके अंदर हम लोग कोशिश ये करते हैं कि छुट्टी के दौरान ये ट्रेनिंग रखी जाए, बच्चों की छुट्टियां हों। अभी तो चलो कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह लगभग बंद ही हैं सारे के सारे। तो ऐसे में जो है क्योंकि फिजिकल मोड पे हम इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए अभी एक बार ये ट्रेनिंग करवा पाना संभव नहीं है। लेकिन बहुत जल्दी भगवान ने चाहा तो ये सब रास्ते खुल जाएंगे और हम वापस जो है ऑफलाइन मोड पे आकर के और ट्रेनिंग करवाएंगे, जानकारी देंगे। इसी तरह से इस कृषि विज्ञान केंद्र के पास एक दामू यूनिट भी है, वेदर फोरकास्टिंग यूनिट, जिसमें अलग से हमें एक साइंटिस्ट मिला है और एक ऑब्जर्वर मिला है और एक बहुत बड़ी मशीन भी है जो पूरे वेदर को ऑब्जर्व करती है। यहाँ का मतलब टेम्परेचर क्या है पूरे हनुमानगढ़ जिले का, फिर उसके बाद यहाँ की ह्यूमिडिटी क्या है, विंड स्पीड क्या है ना, रेनफॉल कितना है, और फोरकास्टिंग करते हैं हम। जैसे अचानक मान लिया एक किसान है जिसने अपने खेत में जुताई की, बिजाई कर दी और उसी दिन उसी टाइम बारिश आ गई 2 घंटे बाद, तो कुरंड हो जाएगी। तो ऐसे में हम चाहते हैं भी किसान भाइयों का ये नुकसान ना हो। खेत में फसल पड़ी है, ऊपर से बारिश और तूफान आ गया, वो फसल सारी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में हम 2, 3, 4 दिन पहले हमारे किसान भाइयों को ये वैधानिक चेतावनी दे देते हैं कि भाई आप लोगों को इस मामले में थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि आने वाले 2-3 दिन के अंदर मौसम जो है हमारा साथ नहीं देगा। ऐसे में आप अपनी फसल को इस तरह से बचा सकते हैं। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट हमारे इस कृषि विज्ञान केंद्र में एस्टेब्लिश हुई है। तो मैं इसके बारे में भी चाहूँगा सभी हमारे जो प्रशिक्षणार्थी हैं या जो श्रोता साथी लोग हैं उनको मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे उस वेबसाइट उससे जुड़ें, उससे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, ताकि हम लोग आपकी और पूरे हनुमानगढ़ जिले के किसान भाइयों को इस वेदर फोरकास्टिंग के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी दे सकें। इस टाइम अगर मैं बात करूं तो लगभग 64 सेल्फ हेल्प ग्रुप 64 व्हाट्सएप ग्रुप हमारे यहाँ चल रहे हैं, जिसमें प्रत्येक ग्रुप के अंदर 265 फार्मर हैं। इसके अलावा हम फेसबुक के माध्यम से और भी कई जो ये सोशल मीडिया के जो रास्ते हैं उनके माध्यम से वेदर फोरकास्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा बताते हैं। तो मैं आप सभी से चाहूँगा कि आप भी अपने को कृषि विज्ञान केंद्र से जोड़ करके और ये जानकारी लें। ये है कृषि विज्ञान केंद्र संग्रिया की एक्टिविटीज़ के बारे में। अब जैसा मेरा टॉपिक था कि कृषि में स्वरोजगार, तो मैंने जो बातें आपको बताई हैं वो सारी स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं। चाहे आप बात करें खेतीबाड़ी की, तो खेतीबाड़ी में
हम लोग क्या है ट्रेडिशनल फार्मिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल फार्मिंग आज के परिप्रेक्ष्य में लाभदायक नहीं है। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम खेती को अगर हम बिजनेस का रूप नहीं देंगे तो हम खेती जो है पुराने तरीके से करेंगे तो वो लाभदायक नहीं रहेगी, और खेती को अगर बिजनेस का रूप देंगे तो वो भी एक आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन जाएगा। मेरे पास ऐसे इस हनुमानगढ़ जिले के सैकड़ों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने छोटी काश्त थी उनकी, और छोटी काश्त में उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र से ट्रेनिंग लेकर के, जानकारी लेकर के और अपनी आमदनी को डबल किया है। ये कंसेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना वो है भाई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को, और बल्कि मैं तो ये कहूँगा कृषि वैज्ञानिकों को ये आगाह किया है भी हमारे किसान भाइयों की आमदनी जो है वो 2022 तक डबल होनी चाहिए। तो उसी परिप्रेक्ष्य के अंदर मैं बताना चाहूँगा कि अगर हम थोड़ा सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए, इनपुट कॉस्ट घटाते हुए, अच्छी क्वालिटी का इनपुट या सीड यूज करते हुए अगर खेती करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आमदनी बढ़ेगी और हमारा जो इनपुट कॉस्ट है वो घटेगा। हमें देखो जमीन नहीं बढ़ाई जा सकती, और जो प्रोडक्शन है वो भी मैं समझता हूँ काफी सीमा तक पहुंच चुका है। अगर गेहूं की बात करें तो 40 मन बीघे की गेहूं आज हम ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है भी हम वैज्ञानिक तरीका अपना करके उसको 60-70 मन कर देंगे, नहीं। हमें इसके अंदर इनपुट कॉस्ट जो हमारा खर्चा हो रहा है, जो हम 15,000 रुपए, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए बीघे का खर्चा करते हैं, उस खर्चे को कंट्रोल करना है। मैनेजमेंट इस तरह का करना है जिससे कि हमारी इनपुट कॉस्ट कम हो। जब हमारी इनपुट कॉस्ट कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से आउटपुट बढ़ जाएगा और हम अपनी डबलिंग फार्मर इनकम की तरफ अग्रसर होने लग जाएंगे। तो इसी तरह से खेती के साथ साथ डेयरी व्यवसाय, डॉक्टर मुकेश ने आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे ढंग से बताया था भाई, हमें ये पता होना चाहिए भाई हमें कौन सी ब्रीड जो है वो यहाँ रखनी है। जो एग्जोटिक ब्रीड है वो एक टाइम आया था जब बूम था पूरा, जब हम ये क्रॉस ब्रीड एनिमल्स का पालन करते थे और उसका दूध बेचते थे, खूब बिकता था। लेकिन आज क्या है कि आज हम लोग समझ गए हैं भी ये क्रॉस ब्रीड एनिमल हमारे हेल्थ के साथ ठीक नहीं है। तो ऐसे में जैसा डॉक्टर मुकेश जी ने बताया कि हमें T1 और T2 मिल्क के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, हमें कौन सा मिल्क यूज करना है, क्रॉस ब्रीड एनिमल्स जो है वो कौन सा मिल्क देती है, देसी ब्रीड है वो कौन सा देती है, तो हमें T2 मिल्क की तरफ ध्यान ज़्यादा देने की आवश्यकता है। तो जो देसी ब्रीड है उसका भी कल्चर करना है हमें। तो ये तमाम, इसको भी हम एक बिजनेस का रूप लेते हैं। अब मैं आपको ऐसे डेयरी फार्मर्स 8 से 10 डेयरी फार्मर्स बता सकता हूं जो 1-2 पशुओं से जिन्होंने अपने डेयरी की शुरुआत की थी, आज उनके पास 50-50, 100-100 पशु हैं। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इसी हनुमानगढ़ जिले के अंदर देसी जो गाय हैं, प्योर देसी गाय का दूध की डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, और वो दूध अपना जो है 54 रुपए 64 रुपए तक बिक रहा है उनका दूध। तो मैं जितने भी हमारे साथी लोग हैं उनको यही कहूंगा भी कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले आप कृषि विज्ञान केंद्र से आएं, कृषि विज्ञान केंद्र में संपर्क करें। ये कृषि विज्ञान केंद्र है इसलिए यहाँ एक छत के नीचे 7 से 8 वैज्ञानिक जो बैठते हैं, उनका मूल मंत्र यही है कि किसान को जगह जगह नहीं जाना पड़े, एक ही जगह उसकी खेती बाड़ी और उससे जुड़ी हुई दूसरी जो समस्याएं उनका निदान हो सके। तो कृषि विज्ञान केंद्र पे आकर के आप अपनी कोई भी खेती बाड़ी और एलाइड सेक्टर के से संबंधित जो समस्या है उसका निदान पा सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने बताया भाई, डबलिंग फार्मर इनकम के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं या स्वरोजगार में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो पढ़े लिखे जो युवा हैं वो पोल्ट्री फार्मिंग करके आजकल अच्छी नस्लें आ गई हैं, पोल्ट्री की अच्छी ब्रीड आ गई हैं। यहाँ पोल्ट्री की बहुत अच्छा काम चल सकता है, स्कोप बहुत अच्छे हैं। इसी तरह से बकरी पालन है तो बकरी का काम कर सकते हैं। पहले हम लोग बकरी चराने जाया करते थे और बकरी चराना या बकरी पालन करना किसी टाइम में अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन आजकल जो है ये सबसे अच्छा व्यवसाय माना जा रहा है और इससे निश्चित रूप से इनकम भी बढ़ती है। इसको आपको बार बार स्टॉल फीडिंग करवा करके ही अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, यानी कि चराने के लिए आपको जो है फील्ड में जाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। और बकरी तो एक प्रकार से
गरीब की गाय कहा जाता है, और ये एक चलता फिरता, इसको एटीएम भी कहा जाता है कि जब आपको जरूरत पड़ी तब एक बच्चा बेच दिया और अपने घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई। और बकरी जो है वो काफ़ी लाभदायक है, तो बकरी का आप यूनिट एस्टेब्लिश करके अच्छा कमा सकते हैं, अच्छा पैसा, अच्छा लाभ अर्जित कर सकते हैं, जैसा डॉक्टर मुकेश जी ने बताया भी था। लेकिन टाइम कम होने की वजह से शायद वो गोट फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग को टच नहीं कर पाए हों। कोई बात नहीं, वो वैज्ञानिक लोग सारे यहीं बैठते हैं। तो मैं सभी हमारे जो साथी हैं, श्रोता हैं, उन सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर कॉलेज में पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं तो, और एग्रीकल्चर में हैं, तो ये तो मैंडेटरी है कि आप कृषि विज्ञान केंद्र का आपका एक्सपोजर विजिट होना जरूरी है। तो आप लोग विजिट बना करके आएँ, और जो मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों का आप अपनी आंखों से जब देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। तो आप लोग इसमें आएँ। इसी तरह से हमारे पास यहाँ हाईटेक नर्सरी है। उस नर्सरी के अंदर जैसे मैंने बताया भाई, हम सभी तरह के प्लांट्स तैयार करते हैं, सब्जियों की पौध तैयार करते हैं। तो ये तमाम एक्टिविटीज जो है वो यहाँ संचालित होती है। इसके अलावा मधुमक्खी की अगर मैं बात करूँ तो मधुमक्खी पालन भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। शायद डॉक्टर उमेश जी उसको टच नहीं कर पाए हों क्योंकि उनको टॉपिक ही मशरूम का दिया हुआ था। तो लेकिन फिर भी मैं मधुमक्खी के बारे में बताऊं तो मधुमक्खी जो है वो हमारे यहाँ पिछले 10-12 सालों से बहुत अच्छा काम चल रहा है। लगभग मैं बताऊं कम से कम 250 से 300 यूथ हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, और यहाँ लगभग 5 करोड़ का टर्नओवर है हनुमानगढ़ जिले का। इतना शहद पैदा हो रहा था, लगातार बढ़ता जा रहा है ये एरिया। तो आप लोग भी मधुमक्खी का काम करके और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसमें आप पहले आपको ज़रूरत है एक बार ट्रेनिंग लेने की। आप ट्रेनिंग लेंगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, तो आपको सरकार से सब्सिडी भी मिलेगी। तो आप ये भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसके अलावा मशरूम के बारे में मैंने आपको बताया, मशरूम की भी हमने लगभग 100 यूनिट यहाँ हनुमानगढ़ ज़िले में एस्टेब्लिश कर दी हैं। डॉक्टर उमेश जी ने आपको विस्तार से बताया था ढींगरी का, मिल्की का, बटन का, ये तमाम जो मशरूम है उसके बारे में। और जो इनिशियल स्टेज पे शुरुआत में जो करते हैं, मैं युवाओं से ज़रूर आह्वान करूँगा कि आप लोग अगर आप पढ़ रहे हो तो आप पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छी बात है, कंपटीशन फाइट कीजिए, अच्छी जॉब में आइए। लेकिन अगर आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है तो आप नौकरी के पीछे बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू कीजिए। आप हमारे साथ आइए, कृषि विज्ञान केंद्र में आइए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको जानकारी देंगे, और तब तक हम आपका साथ देंगे जब तक आप एक सफल व्यवसायी बन जाएंगे। तो इसके लिए आप जो है मशरूम का बहुत अच्छा काम है, ये कर सकते हो। मधुमक्खी का काम है, ये भी कर सकते हो। इसके अलावा मछली पालन जो है वो भी एक आने वाले टाइम का बहुत अच्छा व्यवसाय बनता जा रहा है। और यहाँ ग्रामीण जलाशय हैं, गांव के अंदर जो जोहड़ हैं, उन जोहड़ के अंदर मछली पालन करके हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसकी ट्रेनिंग भी यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में दी जाती है। मछली के बारे में प्राय ये कहा जाता है कि ये पाप है इसके बारे में, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अगर जो कोई इंटरेस्टेड है इस काम को करने का तो वो ज़रूर हमारे संपर्क में आए और हम उसको ट्रेनिंग देंगे। क्योंकि मछली पालन करने से मछलियों से बहुत कई तरह की दवाइयाँ बनती हैं, जो बड़ी दुर्लभ जो बीमारियाँ हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता है, उनका इलाज करने के लिए मछली से जो का तेल यूज किया जाता है, तो ये इनकी मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में आप मछली पालन भी कर सकते हैं। और ग्रामीण जलाशयों के अंदर मछली पालन करके आप लगभग 2 बीघा का अगर जलाशय है, गांव का छप्पड़ जिसको ग्रामीण जोहड़ बोला जाता है, उसके अंदर आप 2 बीघा के अंदर मैं ये मानता हूँ 1.5 से 2 लाख रुपए की इनकम शुद्ध आय ले सकते हैं। जो है शुद्ध आय कमा सकते हैं। उसमें आपको करना कुछ नहीं है, एक बार पंचायत से लीज पे लेना है, उसकी सफाई करवानी है, उसके अंदर मछली का बीज डालना है। पशु जितने भी आ रहे हैं अच्छी बात है, ज़्यादा से ज़्यादा पशु आने चाहिए, क्योंकि पशु उसमें पेशाब और गोबर करेंगे तो उससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसमें जू प्लैंटन फाइटोप्लैंक्टन पैदा होंगे और निश्चित रूप से हमारी मछलियों के लिए वो फायदेमंद रहेंगे। तो आप ये काम भी कर सकते हैं। इसके अलावा किसानों ने खेतों पे स्टोरेज टैंक बना रखे हैं, उन स्टोरेज टैंक के अंदर भी हम मछली पालन करके
और एक तालाब से छोटी डिग्गी 100 बाई 100 की जो डिग्गी है उससे लगभग 50 से लेकर के 70,000 रुपए तक हम शुद्ध आय ले सकते हैं मछली पालन करके। तो ये भी एक अच्छा काम जो है वो हो सकता है। इसके अलावा अभी अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर है वो खारा है, सैलाइन वाटर है, तो उसके अंदर भी उसके भी स्कोप बहुत अच्छे ब्राइट फ्यूचर जो है वो नजर आ रहा है। जैसे उसके अंदर हम प्रॉन फार्मिंग करके ये काम कर सकते हैं और इसके ट्रायल हमने कर लिए हैं हनुमानगढ़ जिले के अंदर। बिल्कुल वो 100% जो है सक्सेसफुल है प्रॉन फार्मिंग। यहाँ 3-4 किसानों को हमने करवाया भी है और अच्छे रिजल्ट्स भी हमें मिले हैं। तो प्रॉन फार्मिंग करके भी हम अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये तमाम तरह की एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर मतलब बहुत बहुत अच्छे स्कोप हैं। हमने वर्मी कंपोस्ट के यूनिटें लगवा दी है हनुमानगढ़ जिले के अंदर। कुछ किसान हैं, युवा हैं, जो लॉकडाउन के दौरान अपना प्राइवेट बिजनेस छोड़ करके घर आ गए थे, उनको हमने ट्रेनिंग दे करके और उनको वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ यूनिट, ये तमाम एक्टिविटी शुरू करवा दी। आज वो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। तो आप लोग भी आइए, इस तरह का काम कीजिए और मुझे बड़ी खुशी होगी जब आप आएंगे, अपना नाम दर्ज करवाएंगे, आप हमसे पूछेंगे, जानकारी लेंगे। मेरे वैज्ञानिक लोगों को भी बड़ी खुशी होगी जब आप उनके संपर्क में आएंगे, उनसे पूछेंगे। तो ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, काफ़ी टाइम हो गया है। तो मैं चाहूँगा कि जितने भी हमारे साथी लोग जुड़े हुए हैं वो 2-5 मिनट का टाइम ले करके कम से कम कोई 1-2 क्वेश्चन हमसे 2-4 क्वेश्चन पूछें जो उनकी जिज्ञासा है, या उसमें आपके जो ये बॉक्स हैं बॉक्स के अंदर डाल दें ताकि मैं जवाब दे सकूं। अभी एक मैसेज आया था मेरे पास, उसमें कहा गया था कि डॉक्टर साहब आप नंबर रिपीट कीजिए। तो आप लोग नोट करें, हमारे जो ऑफिस का नंबर है वो है 01499 252 702, ये लैंडलाइन नंबर है। तो कोई भी उठाएगा तो आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं उनसे, खेतीबाड़ी से संबंधित, ट्रेनिंग से संबंधित। अगर कोई खेत में प्रॉब्लम है आपके तो आप उस प्रॉब्लम से संबंधित भी उनको बता सकते हैं। अभी नरमा, कपास या गेहूं, चना, सरसों, जो भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा, अभी काफ़ी हो गया, और आप सभी को मैं, जो हमारे साथी लोग सुन रहे हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूँ भी वो आए यहाँ पे और विचार सुने। और जो एसकेडी यूनिवर्सिटी के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाया। और धन्यवाद के साथ साथ एक रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि सर, एग्रीकल्चर फैकल्टी के जो आपके स्टूडेंट्स हैं या जो भी दूसरी फैकल्टी के इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं, उनका आप जो है कृषि विज्ञान केंद्र पे कम से कम एक विजिट जरूर करवाएं ताकि उनको कुछ देखने और सीखने को मिले। इसी के साथ सभी हमारे जो कॉलेज है, इस एसकेडी यूनिवर्सिटी के कॉलेज का जो प्रशासन है, उनका, यूनिवर्सिटी प्रशासन को और सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरी आवाज़ आ रही है डॉक्टर साहब? यस सर, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मेरी बहुत पहले से इच्छा थी कि ये संस्था जो कृषि की शिक्षा में एक उभरती हुई संस्था है, और यहाँ पर जो है